गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं हमारे बायोटेक्नोलॉजी के अंतिम जो भी टॉपिक बचे हैं उन बचे हुए टॉपिकों को आज हम कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे बीमारियों की, जो अनुवांशिक बीमारियां होती है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। आज हम उसी पर फोकस करेंगे, जेनेटिकल डिसऑर्डर कैसे और किस तरीके से इन्हें दूर किया जा सकता है, या कितने टाइप के जेनेटिकल डिसऑर्डर होते हैं, कितने टाइप की अनुवांशिक बीमारियां होती हैं। आज हमारा फोकस होगा अनुवांशिक बीमारियों से जुड़े हुए सारे पहलुओं पर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस की। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जो भी लोग जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। बिल्कुल कल हमारी स्पेशल क्लास है सुबह 8 बजे, आप उसमें अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सुबह 8 बजे हमारी स्पेशल क्लास होने वाली है। अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव पर तो आप लगातार हमें देख रहे हैं, लेकिन अगर आप प्लस पर एक डेमो क्लास देखना चाह रहे हो, एक चाहते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई होती है प्लस पर, तो आप कल सुबह 8 बजे वाला क्लास हमारा जरूर देखिए, जिसमें हम आपके सारे डाउट लेने वाले हैं। ऑप्शनल पेपर के लिए आप लोगों को क्या सिलेक्ट करना चाहिए उस पर एक कॉमन हमारी राय होगी। तो हम कल आपके ऑप्शनल पेपर और आपके जितने भी डाउट है उनके लिए क्लास रखेंगे, जो सुबह 8 बजे होगी। सुबह 8 बजे होगी। इस समय 80 से ज्यादा एजुकेटर अनअकैडमी प्लस पर जुड़ चुके हैं। और अगर सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो हमारा जो कोर्स है इकोलॉजी एनवायरनमेंट का, वो 5 अक्टूबर तक तो चलेगा ही। 6 अक्टूबर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीसेट। इसलिए जिन लोगों का भी सीसेट बहुत वीक है, अभी एक बेटर चांस है उन लोगों के लिए कि वो 30 सितंबर तक एडमिशन ले लें, ताकि उन्हें इसी फीस में एडमिशन मिल सके जो अभी तक बताई जा रही है। 1 अक्टूबर से फीस इंक्रीज होने वाली है। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो 30 सितंबर तक यह सब्सक्रिप्शन 35,000 का मिलेगा। लेकिन अगर आप रिफर कोड यूज कर लेते हैं MK, तो यह सब्सक्रिप्शन आपको केवल 31,500 रुपए में मिल जाएगा। ये रिफर कोड आपको केवल 31,500 रुपए में मिल जाएगा। इस 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में क्या मिलेगा, मैं रिपीट कर दूं, कंप्लीट तैयारी, पीटी मेंस ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज, यहां तक कि एथिक्स, एसे, सीसेट का कोई अलग से चार्जेस नहीं है। एक ही फीस में करंट अफेयर की क्लासेस, एनसीईआरटी की सारी क्लासेस इसी फीस में इंक्लूड होगी। मतलब एक ही फीस में आपको एनसीईआरटी भी पढ़ाया जाएगा, एडवांस भी पढ़ाया जाएगा, एक ही फीस में ऑप्शनल भी कराया जाएगा, जीएस भी कराया जाएगा, उसी फीस में टेस्ट सीरीज भी होगी और सीसेट भी होगा। अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन जिनका 2021 का टारगेट है वो अभी भी ले सकते हैं, 56,000 का है। लेकिन अगर आप रिफर कोड यूज कर ले तो यह सब्सक्रिप्शन आपको केवल 50,400 में मिलेगा। सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं, तो आप ऐप को डाउनलोड करने के बाद यूपीएससी सिविल सर्विस को टारगेट करते हुए सब्सक्रिप्शन पर आ जाइए, और जो भी सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए उसे कंटिन्यू करने के बाद रिफर कोड यूज कर लीजिए और आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 31,500 रुपए में, अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो अभी भी एक अच्छा चांस है कि आप अपनी तैयारी को शुरू भी करना चाह रहे हो तो भी 1 अक्टूबर से आप शुरुआत कर सकते हैं। 30 सितंबर से पहले अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इसी फीस में एडमिशन हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। जिन लोगों को स्पेशल क्लास के लिए रजिस्टर्ड करना है वो अनअकैडमी प्लस पर वेबसाइट पर जाएंगे और वहां हमारा नाम सर्च करने के बाद स्पेशल क्लास में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्पेशल क्लास में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आइए शुरुआत कर रहे हैं आज के क्लासेस की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, अनुवांशिकीय बीमारियां, जेनेटिक डिसऑर्डर, अनुवांशिकीय बीमारियां। अगर हम बात करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर, अनुवांशिकीय बीमारियों को हम मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक होती है ऑटोसोमल डिजीज या ऑटोसोमल डिसऑर्डर, कायिक गुणसूत्र से होने वाली बीमारियां। कायिक गुणसूत्र याद करिए, मैंने आपको बताया था कि 44 क्रोमोसोम्स, और दूसरी होगी सेक्स क्रोमोसोमल
लिंग गुणसूत्र से होने वाली बीमारियां, जो ऑटोसोमल बीमारियां होगी वो भी दो टाइप की होगी। एक गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से, संरचना में परिवर्तन से, और दूसरी होगी गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से। सेक्स क्रोमोसोम से होने वाली बीमारियां भी दो प्रकार की होगी। एक तो संरचना में परिवर्तन से, संरचना में परिवर्तन, और एक संख्या में परिवर्तन, संख्या में परिवर्तन, संख्या में परिवर्तन। ओवरऑल कहें तो हम जो बीमारियां पढ़ने वाले हैं वो चार प्रकार की हैं। एक तो संरचना में परिवर्तन या संख्या में परिवर्तन। याद रखिएगा, नंबरों का चेंज हो या स्ट्रक्चर का, अगर गुणसूत्र की संरचना भी बदल गई तो भी बीमारी होती है, और यदि गुणसूत्र की संख्या बदल गई तो भी बीमारी होती है। याद रखना, मैंने पॉलीप्लॉइडी पढ़ाई थी आपको, बहुगुणिता। पूरा गुणसूत्र का सेट डबल हो जाए वो बात अलग है, लेकिन पूरे सेट में कोई एक गुणसूत्र का नंबर बढ़ जाए तो वो खतरनाक है, उससे बीमारियां हो सकती हैं, उसे हम म्यूटेशन, उत्परिवर्तन कहेंगे। तो ओवरऑल कहें तो बीमारियां चार प्रकार की हैं, बीमारियां चार प्रकार की हैं। हमें पढ़ना है गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन, जो ऑटोसोमल गुणसूत्र, फिर ऑटोसोमल गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, फिर सेक्स क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन, और फिर सेक्स क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन से। तो संरचना और संख्या दो प्रकार के बदलाव से बीमारियां होती है। हम सबसे पहले देख रहे हैं लिंग गुणसूत्र की संरचना, लिंग गुणसूत्र की संरचना, लिंग गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से, संरचना में परिवर्तन से, लिंग गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से होने वाली बीमारियां, लिंग गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से होने वाली बीमारियां। तो हम शुरुआत कर रहे हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है किसका? लिंग गुणसूत्र का, सेक्स क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। और सेक्स क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो वैसे मैं आपको बता दूं कि सेक्स क्रोमोसोम दो प्रकार के हैं, एक्स क्रोमोसोम एक गुणसूत्र और वाई क्रोमोसोम वाई गुणसूत्र। तो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, तो एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से होने वाली बीमारी और वाई गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से होने वाली बीमारी। लिंग गुणसूत्र की संरचना परिवर्तन की जो बीमारियां है वो दो प्रकार की हैं, या तो एक्स गुणसूत्र की संरचना बदली होगी या तो वाई गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हुआ होगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से, एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से, संरचना में परिवर्तन से, एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से। एक्स गुणसूत्र दोनों में मिलता है, पुरुष में भी और महिला में भी। महिला में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र होता है। तो एक्स गुणसूत्र वाली बीमारियां पुरुष और महिला दोनों को होगी, लेकिन पुरुषों को होने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि महिला में दो एक्स गुणसूत्र होने के कारण अगर एक एक्स गुणसूत्र खराब हो जाए तो भी दूसरा एक्स गुणसूत्र उसका बेहतर काम करके उस बीमारी के लक्षण नहीं आने देता। एक महिला में एक्स गुणसूत्र की संरचना अगर खराब है तो वो दोनों एक्स गुणसूत्र अगर खराब हुए तब जाकर वो महिला बीमार होगी। ऐसी महिला जिसमें एक एक्स गुणसूत्र खराब होगा वो सामान्य महिला होगी। हां, लेकिन हम उस महिला को वाहक कह देते हैं। वाहक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक ऐसा जीन वहन कर रही है, ऐसा गुणसूत्र वहन कर रही है जो खराब है।
बीमार महिला कहलाएगी, बीमार महिला कहलाएगी अगर दोनों एक्स गुणसूत्र खराब हो तो, दोनों एक्स गुणसूत्र खराब हो तो, और दोनों एक्स गुणसूत्र सामान्य हैं तो यह सामान्य ही कहलाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि पुरुष में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, और अगर एक एक्स गुणसूत्र ही है और वो खराब है तो यह पुरुष बीमार होगा, यह पुरुष बीमार होगा और यह पुरुष सामान्य होगा। पुरुष कभी वाहक नहीं हो सकते, पुरुष या तो बीमार होंगे या तो सामान्य होंगे, लेकिन वो कभी वाहक नहीं हो सकते हैं। तो एक्स गुणसूत्र की जो बीमारियां हैं वो पुरुष और महिला दोनों में होती हैं, लेकिन पुरुषों में इसके होने की संभावना ज्यादा है महिलाओं की तुलना में, क्योंकि महिला के दोनों एक्स गुणसूत्र अगर खराब हुए तब सिचुएशन होगी बीमारी की, अन्यथा किसी एक एक्स गुणसूत्र के कारण महिलाओं को बीमारी नहीं होगी, लेकिन वो महिला निश्चित ही वाहक होगी, वाहक होगी, पर वो बीमार नहीं कहलाएगी, वो बीमार नहीं कहलाएगी। तो एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से होने वाली पहली बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस, रंग वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस, रंग वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस, रंग वर्णांधता का मतलब समझते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ऐसा मत सोचेगा कि वो व्यक्ति कलर नहीं पहचान सकता, वो पहचान सकता है, लेकिन दो कलर के मध्य में वो विभेदन नहीं कर पाता। ऐसी बीमारी या इस बीमारी में व्यक्ति 2 या 3 रंग, विशेषकर लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला, इन रंगों को एक साथ विभेदित नहीं कर पाता। ऐसी बीमारी कहलाती है रंग वर्णांधता। यह बीमारी एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण होती है। इस बीमारी में अगर हम बात करें तो जो रेटिना की कोन कोशिकाएं होती है, रेटिना के अंदर जो शंकु कोशिकाएं होती है, जो रंग के लिए जिम्मेदार कोशिकाएं होती हैं, उनकी संख्या कम रहती हैं, उनकी प्रॉपर संख्या नहीं होती, उनकी वो संख्याएं नहीं होती जो इन रंगों को विभेदित कर सकती है। इस कारण से ऐसे व्यक्ति में इस प्रकार के रंगों को विभेदित करने की क्षमता नहीं होती। इसी को हम रंग वर्णांधता कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो रंग वर्णांधता का सिंपल सा मतलब है कि ऐसा व्यक्ति 2 या 3 रंगों को विभेदित नहीं कर पाता। इस व्यक्ति को लाइसेंस नहीं मिलेगा गाड़ी चलाने का, यह व्यक्ति मिलिट्री और आईपीएस की जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो याद रखना है कि वह सेना और आईपीएस की जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, अब मान लेते हैं कि इसमें सवाल कैसे होंगे, तो हम इसको दर्शाएंगे। अगर किसी भी एक्स गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंडनेस है तो हम उसे सी से दर्शाएंगे, अगर दोनों पर है तो हम दोनों पर लिख देंगे। तो इसमें सवाल कैसे बनेगा? सवाल यह बनेगा, यदि माता को रंग वर्णांधता हो, मदर को कलर ब्लाइंडनेस हो और पिता सामान्य हो तो कितने रंग वर्णांध होंगे? पहला सवाल है, सीखने पर ध्यान देना। अगले सवाल से मैं आपको सवाल दूंगा, तो अभी समझना। माता को बीमारी है, पिता सामान्य है, कितने प्रतिशत बच्चे रंग वर्णांध होंगे? तब हम क्या करेंगे कि माता कलर ब्लाइंडनेस तभी हो सकती है जब माता के दोनों एक्स क्रोमोसोम खराब होंगे, और पिता सामान्य का मतलब हुआ कि पिता में एक्स और वाई होगा। जब माता अगली पीढ़ी बनाएगी तो दोनों एक्स क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे और पुरुषों में दोनों वाई क्रोमोसोम अलग, एक्स और वाई अलग हो जाएंगे। हो सकता है कि माता के इस जिन की मुलाकात पिता के इस जिन से हो, तो फिर उस बच्चे में गुणसूत्र ऐसे होंगे, या माता के इस जिन की मुलाकात पिता के इस जिन से हो,
या माता के इस जिन की मुलाकात पिता के इस जिन से हो, या माता के इस जिन की मुलाकात पिता के इस जिन से हो, तब ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे कि ये वाहक बच्ची या वाहक लड़की होगी, लेकिन सामान्य कहलाएगी है। ये वर्णांध लड़का होगा, वर्णांध लड़का। यह वाहक लड़की होगी, वाहक लड़की होगी, और यह वर्णांध लड़का होगा, वर्णांध लड़का होगा। इसका मतलब चार बच्चों में 2 बच्चों को बीमारी है। इसका मीनिंग हुआ कि 50% बच्चे बीमार होंगे, वर्णांध होंगे। अगर तुम्हारा परीक्षक पूछे कितने लड़के वर्णांध होंगे, कितने लड़के वर्णांध होंगे, तो 100% लड़के वर्णांध होंगे। अगर परीक्षक पूछे कितने प्रतिशत लड़कियां वर्णांध होगी, कितने प्रतिशत लड़कियां वर्णांध होगी, तो हम उत्तर कहेंगे कि 0% लड़कियां वर्णांध होगी। शब्दों पर ध्यान देना, हमारा परीक्षक क्या पूछ रहा है, इसके आधार पर आपको उत्तर देना होगा। क्या वह बच्चे पूछ रहा है तो 4 बच्चों में 2 को हमेशा 4 बच्चे होंगे, हमेशा 4 बच्चे होंगे। इसके रिस्पेक्ट में हम कंपैरिजन करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे तो 4 बच्चे को अगर हम कहेंगे तो उसमें 50% बच्चे वर्णांध हैं, पूरे 100% लड़के, क्योंकि 2 लड़के थे और दोनों बीमार हैं, और लड़कियों में किसी को बीमारी नहीं, मतलब 0% लड़कियां वर्णांध होगी, 0% लड़कियां वर्णांध होगी। तो आइए अब आप लोगों से मेरा सवाल है, यदि माता सामान्य हो एवं पिता वर्णांध हो, तो कितने प्रतिशत बच्चे वर्णांध होंगे? आपको बताना है कितने प्रतिशत बच्चे वर्णांध होंगे। वर्णांधता रोग लड़कियों को भी होता है, लेकिन कम होता है हम ये कहेंगे, पर ऐसा नहीं कहेंगे कि वर्णांधता लड़कियों में नहीं होता। यदि माता सामान्य हो, पिता वर्णांध हो, तो कितने प्रतिशत बच्चों को बीमारी होगी? पहला आंसर लूसी 0%, पुष्पेन 0%, राहुल 50%, विक्रम आंसर बताओ। अभी पांडे 0%, राहुल 50%। कितने प्रतिशत बच्चों को बीमारी होगी? लगभग सभी का 0 है। राहुल और मनीष, इनको 50% लग रहा है। रंजन को 100% लग रहा है, तुक्का थोड़ी लगाना है। राजा बाबू को भी लग रहा है 50%, विकास को भी 50%, हेमराज को 50%, संदीप को 50%, राज को 50%, रामजी 50%, सोनू 25%, ओम प्रकाश 50% और सभी लोगों को 0%, द विजन को भी 25%। आइए देखते हैं। माता सामान्य का मतलब ऐसी ली जाएगी, पिता वर्णांध का मतलब ऐसे लिए जाएंगे। पिता वर्णांध का मतलब ऐसे लिए जाएंगे। पिता वर्णांध का मतलब माता अगली पीढ़ी में जब अपने गुणसूत्र भेजेगी तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन होगा। हो सकता है माता के इस गुणसूत्र की मुलाकात इससे हो जाए, इस गुणसूत्र की मुलाकात इससे हो जाए, इस गुणसूत्र की मुलाकात इससे हो जाए, या इस गुणसूत्र की मुलाकात इससे हो जाए। तो ये तो वाहक हैं पर बीमार नहीं है, बीमार नहीं है, सामान्य है, सामान्य है, सामान्य है मेरे लाल लालियों। ये भी सामान्य है, ये भी सामान्य है, ये भी सामान्य है।
क्योंकि महिलाओं को यह बीमारी तब होगी जब दोनों एक्स क्रोमोसोम खराब होंगे। इसका मतलब कुछ गंदे लाल लालों ने जो आंसर दिया वो गलत था। 0%, 0% किसी को भी बीमारी नहीं होगी, किसी को भी बीमारी नहीं होगी, किसी को भी बीमारी नहीं होगी, सभी के सभी सामान्य होंगे। दूसरा, एक और सवाल हल करना, तुक्का मत लगाना। जो मेरा लाल गंदा लाल कह रहा था 100%, तो ऐसे हवाबाजी ना करो। हवलदार बनना है तो ठीक है, बट यूपीएससी में जब भी तैयारी करनी होती है थोड़ी सीरियस। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इसका मतलब यह थोड़ी है कि कुछ भी उत्तर दे दो और फिर बार बार आरोप लगाओगे अड़ोसी पड़ोसियों पर, घर वालों पर कि तुम्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला। इसलिए तुक्के ना लगाओ, सोच समझ कर उत्तर दो, सॉल्व करके उत्तर दो। समय दे रहा हूं मैं, यस यूट्यूब पर पढ़ रहे, इसका मतलब यह ना सोचो कि कुछ भी उत्तर दे देगा और मास्टर सुन लेगा। मास्टर सुनाएगा भी। इसलिए या तो तैयारी करना है तो पूरी सीरियसली कर लो, या फिर यूट्यूब पर थोड़ा सा गाने या कपिल शर्मा का शो देखकर आनंद ले लो। हम जैसा बताना चाह रहे उसे हल करने की प्रयास करोगे, कोई भी तुक्केबाजी नहीं करेगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, माता वाहक हो, माता वाहक हो और पिता सामान्य हो, पिता सामान्य हो, पिता सामान्य हो। कितने प्रतिशत बच्चे वर्णांध होंगे? कितने प्रतिशत बच्चे वर्णांध होंगे? कितने प्रतिशत बच्चे? कितने प्रतिशत बच्चे? कितने प्रतिशत बच्चे? सेनी बॉय, रीजनिंग तो अभी नहीं होगी, रीजनिंग दिसंबर के आसपास, रीजनिंग दिसंबर के आसपास होगी, रीजनिंग दिसंबर के आसपास। कितने प्रतिशत बच्चे, मैंने पूछा है कितने प्रतिशत बच्चे। और मैं जानता हूं कि ये जो YouTube वाली जो कम्युनिटी वाले कुछ गंदे बच्चे हैं जिनको मास्टर अगर सुनाए तो वो सोचते हैं कि अपने अंदर की कुछ गंदी भावनाओं के आधार पर कुछ परिणाम लाए। तो याद रखिएगा, वे लोग कुछ करने लायक तो है ही नहीं। और मेरे हिसाब से ऐसे व्यक्तियों ने समाज में अब कुछ काम धंधा शुरू कर देना चाहिए, पढ़ना बंद करके, यदि उनके मन में नहीं है पढ़ना। कितने प्रतिशत बच्चे, कितने प्रतिशत बच्चे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कितने प्रतिशत बच्चे, कितने प्रतिशत बच्चे। आइए देखना फिर से, माता वाहक है, माता वाहक है, इसका मतलब माता में इस प्रकार के जिन, और पिता सामान्य है, इसका मतलब पिता में इस प्रकार के गुणसूत्र होंगे। और इसका मतलब कि अगली पीढ़ी में माता इन गुणसूत्रों को अलग कर देगी। अब देखते हैं मुलाकात किससे हो सकती है। हो सकता है कि माता के इस गुणसूत्र की मुलाकात पिता के इस गुणसूत्र से हो, माता के इस गुणसूत्र की मुलाकात पिता के इस गुणसूत्र से हो, माता के इस गुणसूत्र की मुलाकात पिता के इस गुणसूत्र से हो, और माता के इस गुणसूत्र की मुलाकात पिता के इस गुणसूत्र से हो। तो ये सामान्य है, ये सामान्य है, ये सामान्य है। केवल और केवल एक लड़का बीमार है तो 25% बच्चे, 25% बच्चे वर्णांध होंगे, लेकिन 50% लड़के, 50% लड़के वर्णांध होंगे, 50% लड़के वर्णांध होंगे, 50% लड़के वर्णांध होंगे, वर्णांध होंगे। 25% बच्चे या 50% लड़के वर्णांध होंगे। जैसे कई बार मैंने देखा है, आप में से कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि हमारे घर वाले तकलीफ देते हैं, या कहते हैं कि हमारे घर वाले पढ़ने नहीं दे रहे हैं, या फिर कई बार कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, हमें ऊपर वाले ने बहुत सारी सिक्योरिटी नहीं दी, बहुत सारी चीजें नहीं दी। मेरे हिसाब से अगर सच में आपके अंदर लगन है ना, तो इस समय YouTube पर इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है कि घर बैठकर कोई आईएएस बन सकता है।
पर एटीट्यूड होना चाहिए। मैं देखता हूं लाल और लालियों को जब टाइम मिला तो देखते हैं थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा कठिन टॉपिक हो गया तो इग्नोर कर देते हैं। और अगर ऐसे ही करना है तो मेरा सजेशन है कि इस टाइम को बर्बाद ना करो। अब तुम्हारी उम्र 21-22 साल की हो गई है, एक भारत ही है जहां आपके मदर फादर इतना संभाल लेते हैं, 21-22 में कमाने लग जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो एक व्यक्ति ने 21वां साल शुरू हुआ कि अब उसने अपने शरीर की 206 हड्डियों के लिए आवश्यक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जमा कर लेना शुरू कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से पृथ्वी पर गधा भी एक ऐसा जीव है जो एक निश्चित आयु के बाद अपने भोजन की प्राप्ति खुद कर सकता है, मानव को छोड़ दीजिए। इसलिए आज की जो शब्दावली मैं यूज कर रहा हूं, ये उन विद्यार्थियों के लिए अंतिम संकेत है कि अगर उनको सच में कुछ करना है, तैयारी करनी है, तो अब समय आ चुका है कि आप अपना अंतिम कदम उठाए। अन्यथा किसी काम धंधे पर लगकर इन 206 हड्डियों और 639 मसल को जितना लगता है अब पैदा करना शुरू करें, क्योंकि 20 साल पृथ्वी तुम्हारा बोझ ढो चुकी है। अब इस पृथ्वी को भी तुम कुछ दे सकते हो, तो कुछ बेटर टाइम है। अन्यथा अपने आप को स्वीकार करना कि गधा तो ही एक बेहतर जीव है, आप उससे भी निकृष्ट जीव हैं जो 21 साल पृथ्वी पर जीवन यापन करने के बाद 206 हड्डियों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जमा नहीं कर सकते। आइए हम अपने जीवन पर लौट रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दूसरी बीमारी की। यह पहली बीमारी थी रंग वर्णांधता जो एक्स गुणसूत्र के कारण होती है। अब हम दूसरी बीमारी की बात कर रहे हैं जो हम कह सकते हैं हीमोफीलिया के रूप में जानी जाती है। हीमोफीलिया के रूप में जानी जाती है। इस हीमोफीलिया की बीमारी को हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं, रॉयल बीमारी भी कहते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि रॉयल डिजीज के रूप में भी इसे याद रखना जरूरी है। इसे रॉयल डिजीज, रॉयल बीमारी भी कहते हैं। तो हीमोफीलिया यह बीमारी भी एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण होती है। यह बीमारी भी एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण होती है। और इस बीमारी में व्यक्ति में जो ब्लड है वह सही समय पर क्लॉट नहीं होता। याद रखना, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हीमोफीलिया में ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता। मैं रिपीट कर दूं, हीमोफीलिया की बीमारी में भी ब्लड क्लॉट होगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। तो रक्त का थक्का बनाने में यहां पर सामान्य से ज्यादा समय लग जाता है। सामान्य व्यक्ति में 3 से 4 मिनट के अंदर रक्त का थक्का बन जाता है, जबकि यहां पर 15 से 20 मिनट का समय भी लग जाता है। तो इतने समय तक रक्त का स्त्राव होते रहता है। ऐसी बीमारी हीमोफीलिया कहलाती है, जिसमें रक्त का थक्का देरी से बनता है। यह बीमारी एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण होती है। इसे रॉयल डिजीज कहते हैं क्योंकि यह ब्रिटेन के महारानी के परिवार को है। यह है मानव जो आर्थिक रूप से इतना ज्यादा मानसिकताओं से ग्रसित है कि अगर यह बीमारी किसी राज परिवार को होती है तो लोग उस बीमारी को भी रॉयल डिजीज कह देते हैं। मेरे नजर में बीमारी हो सकती है, वो ना तो कभी रॉयल हो सकती है ना पुअर हो सकती है। ये केवल आर्थिक लोगों का प्रभाव है जो बायोलॉजी को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो जिन भी गंदे लोगों ने इसका नाम रॉयल डिजीज रख दिया होगा, आप उसको याद रख लीजिएगा कि इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं, रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। इस बीमारी में भी बिल्कुल सवाल वैसे ही बन सकते हैं, बस यहां हीमोफीलिया के लिए H यूज करेंगे। और इस बीमारी में भी महिला को बीमारी तभी होगी जब दोनों के दोनों एक्स गुणसूत्र खराब होंगे, लेकिन पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र ही होता है और अगर वो खराब हुआ तो बीमारी होगी ही। तो एक सामान्य सा सवाल हल करिएगा अब आप लोग। यदि एक वाहक महिला का विवाह, वाहक मतलब वाहक महिला वो हीमोफीलिया वाली, हीमोफीलिया वाहक महिला का विवाह, हीमोफीलिया वाहक महिला का विवाह, सामान्य या फिर वर्णन एक हीमोफीलिया वाली वाहक महिला का विवाह हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष से किया जाए। हीमोफीलिया से ग्रसित
ग्रसित पुरुष से किया जाए, हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष से किया जाए, तब कितने प्रतिशत लड़कियां हीमोफीलिया से ग्रसित होगी, हीमोफीलिया से ग्रसित होगी, हीमोफीलिया से ग्रसित होगी, हीमोफीलिया से ग्रसित होगी। कितने प्रतिशत हीमोफीलिया से ग्रसित होगी? कितने प्रतिशत लड़कियां पूछा है मैंने, कितने प्रतिशत लड़कियां हीमोफीलिया से ग्रसित होगी? हीमोफीलिया एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण होता है, और इस एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण ब्लड की क्लॉटिंग के लिए जितनी चीजें चाहिए उनमें से कुछ चीजों का निर्माण नहीं हो पाता। मेडिकल वाले बच्चों को याद रखना पड़ता है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कुछ 13 फैक्टर लगते हैं, उनमें से कौन सा फैक्टर होता है जो इसमें नहीं बनता। हम यूपीएससी की तैयारी में यह याद रखेंगे कि ब्लड का क्लॉटिंग देरी से बनता है, बस इतना ही याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं, यदि वाहक महिला है, हीमोफीलिया वाहक महिला है, इसका मतलब महिला के गुणसूत्र ऐसे होंगे, और पुरुष को बीमारी है तो ऐसे गुणसूत्र होंगे। अगर ऐसी सिचुएशन में इनके मध्य में लैंगिक संबंध स्थापित होंगे तो फिर बच्चे कैसे हो सकते हैं? हो सकता है कि इन गुणसूत्रों की मुलाकात हो जाए, हो सकता है इनकी मुलाकात हो जाए, हो सकता है इनकी मुलाकात हो जाए, या हो सकता है इनकी मुलाकात हो जाए। तो यह हीमोफीलिया से ग्रसित लड़की होगी, ग्रसित लड़की होगी। यह ग्रसित लड़का होगा, ग्रसित लड़का होगा। यह सामान्य लड़की होगी, सामान्य लड़की होगी, क्योंकि यह वाहक है, वाहक बीमार नहीं होता है, और यह सामान्य लड़का होगा। अगर पूछा जाता कितने प्रतिशत बच्चे, तो 50% बच्चे। पूछा गया कितनी प्रतिशत लड़कियां, तो 2 लड़कियों में 1 लड़की को बीमारी है, इसका मतलब 50% लड़कियां बीमार होगी, 50% लड़कियां बीमार होगी, 50% लड़कियां बीमार होगी, बिल्कुल 50% लड़कियां, 50% लड़कियां, क्योंकि 2 ही तो लड़कियां थी और दोनों में 1 को बीमारी है, इसलिए 2 में से अगर 1 लड़की को बीमारी है तो 50% लड़कियां बीमार होगी और 50% बच्चे बीमार होंगे, अगर वो बच्चे के रूप में पूछता तो ये 2 बीमारियां जो एक्स गुणसूत्र के कारण होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं वाई गुणसूत्र के कारण। अब हम बात कर रहे हैं वाई गुणसूत्र की संरचना में, वाई गुणसूत्र की संरचना में, वाई गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियां, परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियां, होने वाली बीमारियां, होने वाली बीमारियां, वाई गुणसूत्र की संख्या संरचना में परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियां। यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर बीमारी एक्स गुणसूत्र से हो तो वो पुरुषों में ज्यादा होती है, महिलाओं में कम। अगर बीमारी वाई गुणसूत्र से हो तो वो केवल पुरुषों में होगी, महिलाओं में कैसे हो सकती? महिला में वाई मिलता ही नहीं है, जिसमें वाई जाएगा वो पुरुष होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बीमारी एक्स गुणसूत्र से होगी तो पुरुषों में ज्यादा होने की संभावना, लेकिन अगर बीमारी वाई गुणसूत्र से होगी, वाई गुणसूत्र से होगी तो फिर पुरुषों को ही होगी,
पुरुषों को ही होगी, केवल पुरुषों को ही होगी, केवल पुरुषों को होगी। इसमें 2 बीमारियां, वैसे कोई बहुत जटिल बीमारियां नहीं है, सामान्य सी बीमारी है। सबसे पहली है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस, हाइपरट्राइकोसिस, इस बीमारी में हाइपरट्राइकोसिस, इस बीमारी में व्यक्ति के शरीर पर बालों का घनत्व बहुत ज्यादा होता है और इसके अलावा कान पर भी बालों का घनत्व बहुत ज्यादा होता है। आप लोगों ने कुछ पॉलिटिशियन, कुछ लोगों को देखा होगा जिनके कानों पर भी बाल होते हैं, ये हाइपरट्राइकोसिस हैं और अगर ये उनको है तो उनके बच्चों को, उनके लड़कों को होगी ही। पर ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, कोई कठिन बीमारी नहीं है, बस इतना ही है कि शरीर पर बालों की सांद्रता, बालों का घनत्व ज्यादा होता है। तो हाइपरट्राइकोसिस, इस बीमारी में वाय गुणसूत्र की संरचना में कुछ बदलाव हुए हैं और इस बदलाव के कारण शरीर पर बालों की सघनता बढ़ जाती है। तो यह पूर्ण रूप से पुरुषों में होगी, अगर पिता को है तो फिर बच्चे को होगी। और दूसरी बीमारी होती है गंजापन, बार्डनेस, गंजापन। गंजापन का मतलब होता है यदि बालों का झड़ना समय से पूर्व हो, यदि किसी व्यक्ति की आयु के 25-30 वर्ष में ही बाल झड़ गए हो और अगर उनके पिता में भी हुआ था, दादा में भी हुआ था, परदादा में भी हुआ था, तो यह माना जाएगा कि ये आनुवांशिकीय है। जैसे कि ऋतिक रोशन साहब के बारे में आप जानते होंगे कि उनके फादर के बाल बहुत पहले झड़ चुके थे, तो वैसा ही माना जाता है। याद रखना, पढ़ाई करते समय, तैयारी करते समय या किन्हीं और कारणों से बाल झड़ गए हो तो वो आनुवांशिक नहीं होते हैं, आनुवांशिक नहीं होते हैं। लेकिन अगर दादा परदादा सभी के बाल झड़े थे तो यह भी तय है कि आने वाले बच्चे में भी बाल झड़ने की बीमारी होगी ही। तो बाल झड़ने की जो बीमारी है गंजापन कहलाती है, ये वाय गुणसूत्रों के कारण होती है। ये भी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बस सामान्य सा बालों का जो झड़ना है वो समय से पहले हो जाता है। तो अगर एक सिंपल सी बात कहें, बालों का झड़ जाना समय से पहले या बालों की सघनता का बढ़ जाना, हम कहेंगे कि यह वाय गुणसूत्र के कारण होगी। और इसमें कोई बनाने की जरूरत नहीं कि किसको होगी, पिता को है तो लड़के को 100% होगी, क्योंकि पिता अपना वाय गुणसूत्र लड़के को देता ही है, इसलिए 100% बीमारी होगी, 100% ही बीमारी ट्रांसफर होगी पिता से पुत्र में। इसमें कोई वाहक नहीं होंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी। मेल पुरुष हेमराज कभी वाहक नहीं हो सकते, हेमराज पुरुष कभी वाहक नहीं हो सकते। पुरुष या तो बीमार होंगे या सामान्य होंगे, लेकिन पुरुष कभी वाहक नहीं हो सकते। तो ये जो चारों बीमारियां थी, यह लिंग गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से होने वाली बीमारियां हैं। अब हम बात कर रहे हैं लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से होने वाली बीमारियां। लिंग गुणसूत्र की संख्या में, लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से होने वाली बीमारियां, परिवर्तन से होने वाली बीमारियां। अब याद रखिएगा, जब गुणसूत्रों की संख्या बदलेगी, इसका मतलब गुणसूत्र 2 की जगह पर 2 की जगह 3 या 2 की जगह 1 ही आएगा। अगर गुणसूत्रों की संख्या बदल गई तो यह बात ध्यान देनी है कि 3 कैरेक्टर आएंगे। एक तो मंद बुद्धि, बुद्धिजीविता उतनी नहीं होगी, मानसिक विकास उतना नहीं होगा, फिर वो गुणसूत्र कोई भी बढ़ गया हो तो गुणसूत्रों की संख्या बढ़ेगी तो हमेशा ही मानसिक विकास कम रहेगा, फिक्स्ड है। दूसरा, हमेशा ही नपुंसक होंगे, हम कहेंगे कि हमेशा ही स्टेराइल होंगे, नॉन फर्टाइल होंगे, नपुंसक होंगे, क्योंकि अगली पीढ़ी बनाने के लिए गुणसूत्रों का वर्गीकरण ही नहीं हो पाएगा। 46 गुणसूत्र होते तो 23 अंडाणु शुक्राणु में जाते हैं, 47 या 45 हो गए तो अंडाणु शुक्राणु बन ही नहीं पाएंगे, तो नपुंसक होंगे। और तीसरा हम कह सकते हैं कि यदि गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाए या घट जाए तो इनकी आयु भी छोटी हो जाती है। रिपीट कर रहा हूं, गुणसूत्रों की संख्या बदल गई
तो मानसिक विकास रुकेगा, नपुंसक होंगे और आयु भी कम होगी। सामान्य रूप से इसी को हमारे समाज में थर्ड जेंडर कहा जाता है। इसी को हमारे समाज में थर्ड जेंडर कहा जाता है। थर्ड जेंडर का मतलब जिनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ गया, जिसके कारण ना तो पूर्ण रूप से पुरुष के गुण विकसित हुए, ना पूर्ण रूप से महिलाओं के गुण विकसित हुए। जब पूर्ण रूप से महिला या पुरुष के गुण विकसित नहीं हो पाते तो हम उन्हें थर्ड जेंडर कहते हैं, जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है, गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव के कारण होता है। तो याद रखना है कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण थर्ड जेंडर बनते हैं, और इसके लिए जिम्मेदार होता है या तो लिंग गुणसूत्रों की संख्या का बढ़ना, या तो एक्स का बढ़ जाना या वाई का बढ़ जाना। तो इसमें पहली जो है, तो ये नपुंसक होंगे, मतलब अगली पीढ़ी बना ही नहीं सकते, तो अगली पीढ़ी का कोई सवाल यहां बनेगा ही नहीं कि अगली पीढ़ी में क्या होगा, क्योंकि पीढ़ी नहीं बना सकते हैं। तो इन्हीं को हम थर्ड जेंडर कहते हैं, इन्हीं को हम थर्ड जेंडर कहते हैं। जैसे सबसे पहला है सुपर फीमेल, पहला है सुपर फीमेल। सुपर फीमेल, सुपर फीमेल का मतलब कि 44 गुणसूत्र तो ठीक थे, लेकिन आखिरी में 2 एक्स की जगह पर 3 एक्स गुणसूत्र आ गए। इसका मतलब इनमें 47 गुणसूत्र हो गए, और 47 क्रोमोसोम होने के कारण इनमें मानसिक विकास नहीं हुआ, नपुंसकता आ गई, कम आयु के थे। साथ ही साथ मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियों का विकास इनमें बेहतर नहीं होता है। स्तन ग्रंथियों का विकास और लैंगिक अंगों का विकास भी बेहतर नहीं होगा। इन्हें हम कहेंगे सुपर फीमेल। फिर वैसे ही सुपर फीमेल मतलब कुछ ज्यादा पावर नहीं, सुपर फीमेल का मतलब एक्स गुणसूत्र का बढ़ जाना। फिर वैसा ही होता है सुपर मेल। सुपर मेल, या इसे कहते हैं जैकॉब्सन सिंड्रोम। जैकॉब्सन सिंड्रोम, जैकॉब्सन सिंड्रोम 44 प्लस एक्स वाई वाई, 44 प्लस एक्स वाई वाई, इसके कारण इस व्यक्ति के अंदर फिर से नपुंसकता आएगी, मानसिक विकास कम होगा, आयु कम होगी, और साथ ही साथ आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। नॉर्मली ऐसे लोग माना जाता है, और ये रेयरली होंगे, ऐसे रेयरली बनते हैं सुपर मेल सुपर फीमेल। करोड़ों में, हम कहेंगे कि लाखों में कोई एक बच्चा ऐसा होता है। क्यों होता है इसका पीछे कोई रीजन नहीं बताया जा सकता, लेकिन जनरली कई कारण माने जाते हैं। बहुत ज्यादा एज में गर्भधारण करना महिलाओं में इसका कारण माना जा सकता है। तो सुपर फीमेल सुपर मेल, जिसे जैकॉब्सन सिंड्रोम भी कहते हैं, इसमें एक्स गुणसूत्र तो एक ही रहेगा, लेकिन वाई गुणसूत्र 2 हो जाते हैं। वाई गुणसूत्र हो जाते हैं 2। ये गुणसूत्र आते कहां से है? तो कभी कभी जो गुणसूत्रों का बंटवारा होता है वो 46 का 23 ना होकर कभी कभी एक शुक्राणु में 22 और दूसरे शुक्राणु में 24 चले जाते हैं। तब ऐसा होता है। ऐसा होता है कि जब अर्धसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र आधे होते हैं, तो कभी कभी आधे ना होकर एक में 22 एक में 24 चले गए, और ऐसा शुक्राणु ऐसा अंडाणु मिल गए, तो फिर ऐसे बच्चे का जन्म होता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर तीसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसे हम कहेंगे 44 प्लस एक्स एक्स वाई, एक्स एक्स वाई, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक्स एक्स वाई। मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि ये मेल होगा कि फीमेल, मुझे बताइएगा कि ये मेल होगा कि फीमेल। बिल्कुल बिल्कुल चंदन, ये मेल होगा कि फीमेल? ऐसा कोई नहीं कानून बना सकते कि बीमारियों को आगे ना बढ़ाए, क्योंकि ये तो फ्रीडम को नुकसान देगा। ये मेल होगा कि फीमेल? एक्स एक्स वाई,
एक्स एक्स वाई। कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं लव कुमार, ऐसा कानून नहीं बना सकते। हर जगह कानून बनाने की जरूरत नहीं होती है, कुछ चीजें नागरिकों की समझदारी पर भी छोड़ देनी चाहिए। अगर कानून का ही राज इतना पसंद है तो अंग्रेजों के गुलाम क्या बुरे थे हम लोग जो हमें जबरदस्ती आजादी मिल गई? तो हर जगह कानून की आदत ना डाला करिए, हर जगह सीखने की आदत डालिए। अगर हम बात करें इसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो ये महिला होगी, सॉरी ये पुरुष होगा, ये पुरुष होगा, क्योंकि एक वाई गुणसूत्र जो होता है, एक वाई गुणसूत्र जो होता है वो 4x के बराबर होता है, तब जाकर उस वाई के कैरेक्टर दबाए जा सकते हैं। तो ये पुरुष होगा, ये पुरुष होगा। जनरली इसे कई बार शिमेल भी कह देते हैं, इन्हें कई बार शिमेल भी कहा जाता है, शिमेल भी कहा जाता है। इनमें जनरली ये पुरुष होंगे लेकिन स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाएगा, आवाज महिलाओं जैसी होगी। आप लोगों ने इस प्रकार के थर्ड जेंडर जनरली सोसाइटी में देखे होंगे, ये सामान्यतः देखे जा सकते हैं। तो ये पुरुष होंगे, फीमेल कहते हैं इन्हें। इनमें पुरुष और महिला दोनों के लक्षण होते हैं। पुरुषों के लैंगिक अंग होंगे लेकिन महिलाओं के समान स्तन ग्रंथियों का विकास होगा और इनकी आवाज भी महिलाओं के समान होगी। तो ये नपुंसक होंगे, मंद बुद्धि के होंगे और आयु कम होगी, इस बात में कोई डाउट ही नहीं है। और चौथा होता है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। चौथा होता है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम का मतलब 44 प्लस x0, x0 का मतलब दूसरा गुणसूत्र आया ही नहीं, तो केवल 45 क्रोमोसोम्स हैं। और 45 क्रोमोसोम का मतलब कि यहां पर ये महिला होगी लेकिन लैंगिक अंग महिलाओं के जरूर होंगे लेकिन स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं होगा, आवाज पुरुषों जैसी होगी, नपुंसकता, मंद बुद्धि और अल्प आयु के होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो टर्नर सिंड्रोम 44 प्लस x0, 44 प्लस x0 की हम बात कर रहे हैं। यहां पर गुणसूत्र 45 ही है, 45 है। महिला जरूर होगी लेकिन आवाज पुरुषों जैसा और स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं होगा। और इस टाइप के लोगों को भी आपने शायद देखा होगा, इस टाइप के लोगों को भी आप लोगों ने देखा होगा। बिल्कुल पटेल, संजय पटेल, बिल्कुल बिल्कुल हम कह सकते हैं इसमें मैराथन क्लास अभी नहीं होगा। शुभेंद्र, अभी मैराथन क्लास नहीं होगा, अभी तो कोई मैराथन क्लास नहीं होगा। तो ये 4 बीमारियां मैं रिपीट कर दूं, ये संख्या में परिवर्तन के कारण हो रही हैं। इसके पहले की जो 4 बीमारियां थी वो संरचना में परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियां थी और वो X गुणसूत्र और Y गुणसूत्र की संरचना के परिवर्तन का प्रभाव था। और ये जो बीमारियां हैं, ये जो बीमारियां हैं, ये Y गुणसूत्र, ये जो बीमारियां, ये लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होती हैं। यह जो बीमारियां हैं यह संख्या में परिवर्तन के कारण होती हैं। और संख्या में परिवर्तन का मतलब या तो X गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाएगी या Y गुणसूत्र की, और यह हमेशा ही हम कहलाएंगे कि थर्ड जेंडर होते हैं। इन्हें भारतीय समाज में जनरली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। धन्यवाद अदिति। धन्यवाद धन्यवाद। तो याद रखिएगा इसमें बिल्कुल 45 गुणसूत्र होते हैं, 45 गुणसूत्र होते हैं। ऐसा नहीं कि ये केवल हम कहेंगे कि टर्नर सिंड्रोम एक्चुअल में यह महिलाओं के लैंगिक लक्षण जरूर विकसित हो रहे हैं लेकिन यह पूर्ण रूप से हम कहेंगे कि ना तो हम महिला कह सकते ना पूर्ण रूप से पुरुष, इसलिए थर्ड जेंडर कहा जा सकता है। धन्यवाद धन्यवाद। डाउन सिंड्रोम अभी आएंगे, हम डाउन सिंड्रोम पर भी आएंगे, लेकिन एक सिंपल सी बात, ये जो हम बात कर रहे थे यह X या Y गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण था। तो मैं रिवाइज कर दूं कि आज हमने जो देखा है, सबसे पहले तो हमने शुरुआत की थी अनुवांशिकी बीमारियां 2 प्रकार की, तो आज हमने खत्म कर दिया।
लिंग गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन, लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। संरचना में परिवर्तन वाली जो बीमारियां हमने देखी, सबसे पहली एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से रंग वर्णांधता, या और दूसरी हमने देखी है हीमोफीलिया, जिसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं। फिर हमने इसी टाइप में देखा है संख्या में परिवर्तन के कारण वाई गुणसूत्र की संरचना में तो हाइपरट्राइकोसिस, गंजापन, और संख्या में परिवर्तन के कारण सुपर फीमेल, सुपर मेल, जैकॉब्सन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसमें देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इनकी संरचना में जो ऑटोसोम थे, ऑटोसोम की संरचना और संख्या में परिवर्तन से होने वाली बीमारियां, ऑटोसोम की संख्या और संरचना में परिवर्तन से होने वाली बीमारियां। दो इंपॉर्टेंट बता दूं मैं बातें, कल सुबह 8 से 9 में हमने आपका स्पेशल क्लास रखा है प्लस पर, जिसमें आप अपने ऑप्शनल ही नहीं, जो भी आपके डाउट है उन डाउट को हम लेंगे। और दूसरा 30 सितंबर तक ही ये फीस आपके लिए वैलिड है, इसके बाद फीस इंक्रीज होने वाली है। तो जिन लोगों को भी तैयारी या सब्सक्रिप्शन करना है उनके पास ऑप्शन है कि वो 30 तक एडमिशन ले सकते हैं। तो सभी लोग रिवाइज करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। कोई बात नहीं कपिल देव, कोई बात नहीं है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी तो चल ही रहा है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी शुरू हो चुका है, एनसीईआरटी शुरू हो चुका है और 4 टॉपिक उसमें हो चुके हैं। करण धवन, ज्योग्राफी कब से शुरू नहीं होगा, शुरू हो चुका है। कल क्विज होगा, शायद कल हम सर के साथ आ सकते हैं, कल हम एक ज्वाइंट सेशन ले सकते हैं सुनील सर के साथ फिर से, ताकि आप लोगों के डाउट को दूर किया जा सके। तो मे बी कल ज्वाइंट सेशन रहेगा और नहीं हो पाया तो क्विज रहेगा ही। गंजापन केवल लड़कों को ही होता है, तो लाइक और शेयर करते चलिएगा। बाय, गुड नाइट। कल